नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरी तरीके से समाप्त पर हैं। 13 जनवरी को शाही स्नान, 14 जनवरी को शाही स्नान, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अद्भुत और अद्वितीय सांस्कृतिक उत्सव 12 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और तकरीबन 45 दिन तक ये चलेगा। अब महाकुंभ में तरह तरह से बहुत सारे अखाड़े आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अब आ चुके हैं, बहुत सारे साधु संत आ चुके हैं और वो अलग छटा बिखेर रहे हैं। एक अद्भुत, और इस बार 45 करोड़ 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा रखा गया है। यूं कहें कि एक आकलन रखा गया है कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। तमाम श्रद्धालुओं, सब दर्शन करने वाले, कुंभ स्नान करने वाले, साधु संत, महंत, अखाड़े, ये दुनिया का अद्भुत, यानी कि अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा लोग प्रयागराज में आएंगे ये अद्भुत कुंभ में स्नान करने, पुण्य फल प्राप्त करने। और ये जो कुंभ है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ योग 144 साल बाद दिखेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस दुर्लभ योग में कोई इसको मिस नहीं करना चाहता। तो तकरीबन 144 साल बाद ये ऐसा कुंभ पड़ रहा है जिसके ग्रह, नक्षत्र, गणना 144 साल पहले पड़े कुंभ की तरह है। तो जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार दौरे कर रहे हैं, कल भी वो प्रयागराज में होंगे और एक बार समीक्षाएं कर रहे हैं, वहीं बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य, जोशी मठ में है ये पीठ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बयान दिया है। वो बयान ये है कि उन्होंने एनजीटी का हवाला देकर कहा है कि जो गंगा, जमुना, सरस्वती जो वहाँ संगम है, या जो गंगा का जल है, वह आचमन के योग्य नहीं है, वो कंटेमिनेटेड जल है। ये बात कही है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। और वो कह रहे हैं कि 40 से 45 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से ये खिलवाड़ होगा अगर, क्योंकि जो लोग आएंगे वो यही जल आचमन करेंगे, उसको पिएंगे, घर ले जाएंगे, अपने परिजनों को वो उसका प्रसाद स्वरूप देंगे। तो ये बहुत बड़ा, मतलब कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और ये बहुत एक बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकार के सामने और लोगों के सामने, इतने सारे लोग जो इस आयोजन में आ रहे हैं। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। एक समाचार पत्र का एक वीडियो, एक रिपोर्ट का एक वीडियो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। ये वीडियो है, अखिलेश यादव ने इसको अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और इस वीडियो में गंगा की दशा को दिखाया गया है। कन्नौज से लेके कानपुर होते हुए प्रयागराज, कन्नौज में काली नदी आके गंगा में मिलती है। काली नदी तमाम प्रदूषण को लेकर गंगा में उड़ेलती है। और तकरीबन अपने 35 साल के पत्रकारिता जीवन में मैं बहुत वर्षों से बात सुनता आ रहा हूँ कि गंगा में जो अपशिष्ट गिर रहा, जो नाले गिर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया है, टैप कर दिया गया है, ट्रीट किया गया है। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि ऐसा किया गया है, लेकिन ये अभी भी नाले गिर रहे हैं, अभी भी अपशिष्ट गिर रहा है। अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये एक्सपोस्ट किया है और वो लिख रहे हैं कि जो तमाम अपशिष्ट है, और अखिलेश यादव की ऐसी भाषा है उसमें जो एक्सपोस्ट किया है उन्होंने, वो लोगों को एक अंदर तक हिला रही है, श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या पानी शुद्ध है, क्या गंगा का जो जल है जिसे हम पवित्र मानते हैं, क्या वो जल आचमन के योग्य है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर लगातार चीज़ें की जा रही हैं। अब
जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है, उनका ये जो बयान है उसको जरा गौर कीजिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि महाकुंभ मेले में 40 करोड़ भारतीयों की सेहत से खिलवाड़ होने वाला है। गंगा का जल इस समय आचमन के लायक भी नहीं है। गंगा जल इस समय प्रदूषित है और गंगा किनारे प्रयाग में और काशी में ये बोर्ड लगाकर लिखा जाए कि आचमन योग्य जल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कुंभ में लोग आए उनको कम से कम सतर्क किया जाए, गंगा किनारे तमाम सारे बोर्ड लगाए जाएं, तमाम चीज़ें वो की जाएं कि कम से कम ये आचमन योग्य जल नहीं है, ये बताया जाए, क्योंकि यहाँ लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सनसनीखेज आरोप लगाया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। और वो कह रहे हैं कि ये बात केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनजीटी कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो कह रहा है कि एनजीटी के हवाले से स्वामी जी ने ये बात कही है। और वो कह रहे हैं कि भाई 40 करोड़ लोग कुंभ में क्यों आएंगे, क्या करने आएंगे? नहाने ही तो आएंगे, इसी जल में नहाएंगे, इस जल का आचमन करेंगे, इस जल को ग्रहण करेंगे और इसी जल के बारे में एनजीटी की ये राय है, तो फिर लोक शास्त्र के साथ खिलवाड़ ही तो हुआ। ये बात स्वामी जी कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल गंभीर है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनको एनजीटी ने वार्न भी किया है, उन्हें आगाह भी किया है, उन्हें नोटिस भी दिया है और ये कहा है कि आप इसको तत्काल ठीक कीजिए। और इसके साथ ही साथ एनजीटी को ने ये भी जो बिंदु हैं, 8 बिंदुओं पर गाइडलाइंस दी हैं और 31 जनवरी और फरवरी के जो 2 महीने हैं, 31 जनवरी को एनजीटी ने कहा कि वो समीक्षा करेंगे, उनको रिपोर्ट दी जाए जल की कि पानी कैसा है, रोज टेस्टिंग की जाए। और इसको लेकर जो गंगा किनारे के शहर हैं, कन्नौज से लेकर प्रयागराज तक, उनके सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि सारे जो वो हैं कारखाने हैं, कानपुर में टेंदरी हैं, तमाम जगह फैक्ट्रियां हैं, वो कम से कम उनको बंद कराया जाए कुंभ के दौरान। और इसका काम भी शुरू हुआ है। तो कुल मिला के 30 पन्नों के आदेश में 8 प्रमुख बिंदु हैं। 12 जनवरी से 26 फरवरी तक यह कुंभ चलेगा, 6 विशेष स्नान पड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बताई हैं। तो कुल मिला के आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो संगम का जल है, गंगा जल है, वो क्या आचमन योग्य नहीं है क्या? अब जो एनजीटी का निर्देश है, वो एनजीटी लगातार ये बात को कह रहा है कि केंद्रीय और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कम से कम हफ्ते में 2 बार अलग अलग जगह से वाटर कलेक्शन करके सैंपल ले और उसकी जांच करे कि गंगा का जल आचमन योग्य है या नहीं है, और अलग अलग पॉइंट से इसको लेंगे। साथ ही पाक्षिक रिपोर्ट भी, यानी 15 दिन की रिपोर्ट भी एनजीटी को भेजनी होगी। महाकुंभ के दौरान गंगा की स्थिति क्या है, गंगा जल की शुद्धता की स्थिति क्या है, स्थिति सही नहीं है तो एनजीटी अपने स्तर पर कार्रवाई और एक्शन लेगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सारी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड भी अपनी वेबसाइट पर करनी होगी। तो मेले के बाद का मैनेजमेंट जो भी एसटीपी हैं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उसका किया जाएगा, जो भी उनका एनवायरमेंटल नॉर्म्स के तहत डिस्पोजल हो। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 21 जनवरी और 28 फरवरी 2025 को कंप्लायंस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट एनजीटी को फाइल करेंगे। तो कुल मिलाकर अब इसको लेकर भी बात होने लगी है और अपने आप में, खैर ये बड़ा गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर आना चाहिए, हमको बात करनी चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये बहुत 40-45 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का मसला है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है और अखिलेश यादव ने जो अपना एक्स पोस्ट किया है उसमें
ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो वास्तव में अगर ऐसा है तो वो मतलब दिक्कत तलब है एक आम आदमी के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई तमाम जो चीज़ें हैं, मल मूत्र तमाम चीज़ें इसमें बहाई जा रही हैं, गंगा के किनारे की तस्वीर उन्होंने दी है। तो ये अपने आप में बड़ा मतलब एक तरीके से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हैं। स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज महंत टीकर माफी झूसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महाराज जी के बारे में मैं बता दूं कि महाराज जी ने 2005 में गंगा प्रदूषण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका की थी। वो शायद पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने गंगा की लड़ाई को कोर्ट पहुंचाया। अशोक भूषण और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अरुण टंडन की पीठ के सामने स्वामी जी खुद पेश होते थे और उस दौरान हम लोग इस तरीके की रिपोर्टिंग किया करते थे। मुझे लगता है स्वामी जी अभी जुड़े नहीं हैं क्या? स्वामी हरिचेतन जी महाराज क्या जुड़ गए हैं क्या? हाँ, स्वामी जी भी आए नहीं हैं। हमारे साथ दो मेहमान दिख रहे हैं। महंत शुभम गिरी जी महाराज हरिद्वार के महंत हैं, प्रयागराज में डेरा है इस वक्त, और समसामयिक विषयों पर शुभम गिरी जी महाराज की पकड़ है और वो इस पर चर्चा बीच बीच में करते रहते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और गंगा मसले पर याचिकाकर्ता जिन्होंने एनजीटी में याचिका की है, सौरभ तिवारी, और उन्हीं की याचिका पर ये फैसला या यूँ कहें दिशा निर्देश गाइडलाइंस एनजीटी ने दी हैं। सौरभ तिवारी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और स्वामी जी महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर अनंत जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि अब वास्तव में जो मेला है, महाकुंभ का मेला है, वो साधु संतों का ही मेला माना जाता है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं। और जैसा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने इस बात को कहा है कि ये लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सौरभ तिवारी से ये प्रश्न बनता है कि एनजीटी ने जो कुछ कहा तो उसका कोई आधार होगा। सौरभ तिवारी, आपने किस आधार पर, जैसे आपने जियो टैगिंग की है, जियो तस्वीरें आपने कोर्ट में पेश की हैं कि ये स्थिति है, जो सवाल उठाया है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने एनजीटी की रिपोर्ट के हवाले से, क्या वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जल की ऐसी स्थिति है नहीं है, या केवल डिफेम कर रहे हैं? सौरभ तिवारी जी, ऐसा है कि गंगा जी की वर्तमान स्थिति किसी से छुपा नहीं है। बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे और बताओ हमारे अभी गंगा की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि जहाँ उत्तराखंड से ही गंगा जी शुरू होती हैं, उसके बाद से ही प्रदूषण होना चालू होता है, और जो नदी का अपना इन्वायरमेंटल फ्लो मिनिमम जो आवश्यक है नदी को जीवित रहने के लिए, वो कन्नौज और कानपुर तमाम जगहों पे ये अमूमन उतना है नहीं। गंगा नदी का अपना फ्लो नहीं रहेगा तो वो नदी अपने आप को सेल्फ जो प्यूरिफाई करना और प्रदूषण का कम करने का कुछ किलोमीटर 100 किलोमीटर चलती है, तो अपने आप प्रदूषण को वो वहां से कम कर देती है। नदी का अपना एक सिस्टम है, एक तरह से वो जीवित नदी है। अब जो बात आती है कि प्रयागराज में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जब महाकुंभ शुरू होने की, अभी तो शुरू होना है, 2 महीना पहले स्थिति बहुत ही खराब थी। डिस्चार्ज हर जगह दिख रहे थे। लेकिन ऑनरेबल एनजीटी का प्रभाव मैंने देखा। आमतौर पे मानसिकता ये रहती है कोर्ट का ऑर्डर हो गया, अनुपालन तो होना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल एनजीटी लगातार निगरानी कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि ऑनरेबल एनजीटी ने जो गाइडलाइन इशू कर दिया है, वो केवल गाइडलाइन नहीं, मैं खुद स्पॉट पे गया था। देखिए क्या है कि एसटीपी जितना कार्य करना चाहिए क्षमता से, उतना प्रयागराज में कार्य नहीं कर रहा है। ये तो एफिडेविट पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट स्टेट ऑफ यूपी कह चुके हैं, उन्होंने सत्यता को स्वीकार किया है।
अब सवाल ये उठता है कि नदी को आखिर महाकुंभ में कैसे हम आचमन योग्य, स्नान योग्य बना सकते हैं। तो जरूरी है कि पानी ऊपर से छोड़ा जाए, और सरकार जो है, संभवतः मेरी जो रिपोर्ट है मैंने खुद देखा, उसके हिसाब से पानी तो सरकार छोड़ रही है, और जो अथॉरिटीज है रिस्पॉन्सिबल वो छोड़ रहे हैं, गंगा जी में पानी ठीक ठाक आ रहा है। दूसरी बात कि अब जहां एसटीपी कार्य नहीं कर रहे हैं वहां के लिए फिलहाल विकल्प क्या हो सकता है। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए ऑनरेबल एनजीटी का दबाव था, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी अपना, तो उनका भी कमिटमेंट था। तो एक तरह से अधिकारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो काम केवल बरगलाना उनको आता है अधिकारियों को। चीफ मिनिस्टर है, कोर्टे हैं, तो उसमें हम और आप जैसे लोग हैं जो कि इन तक सही बात पहुंचानी होती है। तो हमने ऑनरेबल एनजीटी को तमाम जियोटेक फोटोग्राफ उपलब्ध कराए, तमाम जो है चीजें उपलब्ध कराए। उसके बाद हर जहां जहां एसटीपी नहीं है वहां उन्होंने नाले को बंद किया, बंद करके या तो जियो ट्यूब तकनीक से या एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उसको जल को शुद्धिकरण का कार्य किया। और ऑनरेबल एनजीटी का साफ है आदेश में, जो आपका आदेश है 1 दिसंबर का, कि कहीं जीरो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज होना चाहिए। और मैं तो अपील करता हूं कि अगर साधु महात्मा या कोई भी हो, किसी के पास कुछ चीजें उपलब्ध हो, तो वो ऑनरेबल एनजीटी के संज्ञान में लाए। ये हम और आप मिलके ही सरकार का जो एक, कोई सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन गंगा जी तो सबके लिए है ना। तो ऑनरेबल एनजीटी का प्रभाव मैं धरातल पे देख रहा हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि, लेकिन ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं है। जियो ट्यूब, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और अभी कुछ समय के लिए ई फ्लो, पानी ऊपर से छोड़ा जा रहा है, ये स्थितियां हमेशा हो तब अच्छा है। जी सौरभ तिवारी जी, एक बात भी इसमें चर्चा में आई थी कि गंगा को लिविंग थिंग मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए। इसमें इसको अगर वो सजीव मान ली जाएगी तो फिर आपको फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उनके साथ फिर एक जीवित व्यक्ति की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर ये क्यों नहीं अब तक हो पा रहा? क्योंकि जब जो मौजूदा सत्ताधारी दल है, जब वो विपक्ष में होता था तो गाय गंगा और गंगा सागर, ये 3 बातें होती थी। अब गाय की दशा अच्छी है बुरी है सबको पता है, गंगा की दशा को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। अपने 35 साल के पत्रकारिता के जीवन में स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी की याचिका से 2 साल पहले 2005 से लेकर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको घोषित किया था कानपुर में एक समारोह में आके, और 1000 करोड़ रुपया वो दिया भी था उन्होंने। उससे पहले अगर 89 में जामे तो एक इंडो डच प्रोजेक्ट था, राजीव गांधी ने उसको शुरू किया था, और बाद में उसमें भी बंदरबांट हो गया। भारतीय जनता पार्टी गंगा को लेकर बहुत सीरियस थी, तमाम लगातार यात्राएं भी निकलती थी। बात बात पर हम लोगों को ये उम्मीद बंधी थी कि शायद ये पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो गाय और गंगा की स्थिति ठीक हो जाएगी, और बहुत उम्मीद थी गंगा को लेकर, चूंकि हम लोग गंगा से बहुत दिल से, आत्मा से, श्रद्धा से जुड़े हुए थे। एक जर्नलिस्ट के रूप में ऐसा लगता था कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो गंगा माँ के चरणों में है, इसका पुण्य लाभ हमें मिलेगा, भले ही हम स्नान करने ना जा पाएं, लेकिन कम से कम अगर कलम से लिख रहे हैं, गंगा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी की आवाज को उठा रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, देख रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अरुण टंडन बहुत गंभीर होते थे, और स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी अपना दंडी स्वामी है, दंड लेकर पहुंच जाते थे कि मैं जल समाधि ले लूंगा, और उसके बाद वो दोनों महानुभाव न्यायाधीश बहुत सख्त निर्णय लेते थे। और मैंने उस दौर में भागते हुए देखा अधिकारियों को अपनी जान बचाते हुए, और बड़े बड़े जो दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स थे उनको कोर्ट के अंदर बेइज्जत होते हुए। तो ये स्थिति थी, क्योंकि वो दोनों महानुभाव न्यायाधीश भी एक आत्मा से ऐसा लग रहा था जुड़ गए। और स्वामी जी एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो स्वामी हरिचंद्र ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने 2005 में ये जनहित याचिका दायर की गंगा को बचाने के लिए, लड़ाई को कोर्ट में ले गए। उसके बाद आप जैसे तमाम लोग उस दौर में, सर्वेश सिंह एडवोकेट हुआ करते थे, वो पैरवी करते थे, और भी तमाम लोग कहते थे, विजय बहादुर सिंह भी कुछ समय पैरवी करते रहे, और आज आप जैसे लोग इस झंडे को लेकर आगे बढ़े हैं। तो अब गंगा मंत्रालय बना, उमा भारती मंत्री बनी, उमा भारती ही गंगा यात्राएं ज्यादा निकालती थी। उमा भारती ये कह के क्विट कर गई कि भाई मेरे तो सिर में फपोले पड़ गए हैं, गंगा तो मंत्रालय संभालना मुश्किल, इसको गंगा को स्वच्छ करना मुश्किल, और वो क्विट कर गई। अब जो
नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, पता नहीं भी किसको नमामि कर रहा है सौरभ तिवारी। देखिए, सत्ता बदलती रहती है लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। आप समझिए कि आखिर जिसको कार्य करना है वो अधिकारियों के थ्रू ही करना है, और इनकी मंशा सही कभी रही नहीं। या तो सत्ता के दबाव में या ऑनरेबल कोर्ट के दबाव में ये कार्य करते हैं, कार्य करते हुए देखे जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें तो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में हमारे इतने ज्यादा है कि कोई प्रोजेक्ट बनता है तो देखते हैं अधिकारी कि इसमें हम कितना कितना बचा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है उसको 40 करोड़ का कर देंगे। देखिए, ये पार्टी का कोई सवाल नहीं है। आज अखिलेश जी जो ट्वीट कर रहे हैं वो तो खुद जानते हैं अधिकारियों को ना। योगी आदित्यनाथ जी तो अभी तो बहुत ही उन्होंने अपना तमाम चीजें उन्होंने काफी कमिटमेंट किया, बट क्या ऑनरेबल एनजीटी जब आई सिनेरियो में तब जाके चीजें और सही हो पाई। क्योंकि अधिकारी ऑनरेबल एनजीटी को मिसलीड नहीं कर सकते, उसमें एक्सपर्ट मेंबर भी हैं। जिस केस की आप बात कर रहे थे, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस अरुण टंडन वाली प्रिजाइडिंग ओवर बेंच थी, वो सब केस ऑनरेबल एनजीटी में ही आ गए हैं। गंगा से रिलेटेड जितने केस हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सब सारे मैटर ट्रांसफर होकर ऑनरेबल एनजीटी में आपको 21 जुलाई 2023 को आ चुके हैं। तो सवाल यह है कि जब अधिकारियों का कमिटमेंट वो अपना केवल मोटो लेके चलते हैं, गंगा जी को साफ होने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। सौरभ तिवारी एक विद्वान अधिवक्ता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, साफ मन चाहिए। और मैं तो के न्यूज के इस मन से कहता हूं कि गंगा जी की सफाई का पैसा जिस जिस अधिकारी, जिस जिस ठेकेदार, जिस जिस राजनेता के पेट में गया है, गंगा जी उसको माफ नहीं करेंगी। मैं बहुत आर्द मन से, बहुत दुखी मन से इस बात को आज कह रहा हूं और एलानिया कह रहा हूं कि जब जब मुझे ईश्वर और गंगा मां मौका देंगी, मैं इसी तरह इस काम को करता रहूंगा। और स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत टीकर माफी झूसी। और स्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुझे वो भी याद है कि जब स्वामी जी ने ये बेड़ा उठाया था, ये बीड़ा आंदोलन का उठाया था 2005 में, इस गंगा की लड़ाई को कोर्ट ले गए थे स्वामी जी, तो बहुत सारी धमकियां स्वामी जी को मिलती थी, बहुत बड़े बड़े लालच मिलते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों की तरफ से। और स्वामी जी अक्सर हम लोगों से डिस्कस किया करते थे तारीखों के दौरान, और एक एक तारीख के प्रोसीडिंग स्वामी जी खुद स्वयं फोन करके हम लोगों को बताया करते थे। स्वामी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम है कि गंगा की लड़ाई को विमर्श में आप लेकर आ गए, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी सारी बात सुन पा रहा हूँ। हाँ महाराज जी, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ और आपको ज्ञात भी होगा कि लगातार 2005 से आप इस आंदोलन को लड़ते रहे हैं, ये लड़ाई को लड़ते रहे हैं। आज जो शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि गंगा का जल आचमन के योग्य नहीं है। महाकुंभ में 40-45 करोड़ लोग आएंगे, तो कम से कम प्रशासन को वहाँ बोर्ड लगा देने चाहिए, काशी में भी और प्रयागराज में भी, कि ये आचमन योग्य जल नहीं है, वरना ये लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। 2005 से लेकर आज तक कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? क्या कुछ 1-2% कुछ मामला खिसका, या बर्फ अभी जमी हुई है, पिघलना बाकी है? स्वामी जी महाराज। चौहान साहब, आपकी बात में बहुत स्मरण है, आज से नहीं जुड़े हैं, बहुत दिन से जुड़े हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी कहें कि हाँ गंगा जी आचमन लायक नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो आचमन करते हैं आकर के वो जाके संगम में करते हैं जहाँ सरस्वती और यमुना जी मिली हुई हैं। हम कहते हैं कि आचमन करना है तो फाफा मऊ से लेकर के और यहाँ दारागंज तक के बीच में कोई आचमन करे, दिखावे। और एक बात, दूसरी बात यह है कि हमने शुरू से जो लड़ाई लड़ी है वो इसके लिए लड़ी है कि गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि शुभ सलिल सब भाई सुरसर को अपनी तनकाही जी। तो गंगा जी टेहरी से छोड़ नहीं रहे हैं पानी, और जो छोड़ते भी हैं तो नरोरत तक आता है। नरोरत में जब आता है तो कासगंज और कानपुर के लिए पानी जाता है।
50 फाटक बरेली में लगे हुए हैं, एक बूंद पानी उसमें नीचे नहीं आता है। पानी जो आ रहा है रामगंगा का आ रहा है, काशी पेपर मिल का आ रहा है, धामपुर गजौला मिल का आ रहा है, चीनी मिल का आ रहा है। ये सारी पानी लौकुश घाट पे आके आप जानते हैं कितने नाले उन्नाव के वहां आते हैं। उसके बाद फतेहपुर में पांडव नदी के आगे का वहां का जल वही प्रदूषित सीवर लाइन का पानी आ रहा है, टैनरी का पानी आ रहा है, 400 टैनरी का पानी आज भी आ रहा है। आपने उसको देखा होगा, जब मैं वहां गया था तो 10 फीट जमीन के नीचे से टैनरी वाले डाल दिए हैं पानी। वहां के जो डीएम साहब थे, हमने कहा स्वामी जी, हमसे बोले वो कि स्वामी जी इसका कोई पता नहीं लगा सकता, जब तक ये टैनरी यहाँ से नहीं हटेगी तब तक इस दूषित पानी उसमें गंगा जी में जाता रहेगा। आगे आप देखिए कि ऊंचाहार से इतना बड़ा विद्युत लगा हुआ है कि वहां से 400 क्यूसेक पानी प्रतिदिन गंगा जी में उतना काला आता है जितना काला कोट नहीं होगा। और सारा पानी आकर के हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयाग में मिलता है। हम केवल यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज दिन तक कितना पानी आता है और कितना पानी गंगा जी में मिल रहा है। और हम सब तो हम तो दावे के साथ कहते हैं, जिस दिन ये 10,000 क्यूसेक पानी टेहरी से छोड़ दें, नाला कोई हो जाए सब बह जाएगा। लेकिन पानी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां से नरोरा से पानी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप आचमन की बात ये लोग सरकार कर रहे हैं कि आचमन के लायक हो गया है, जो पनिये नहीं आ रहा है तो आचमन कहाँ स्वामी जी, ये लड़ाई तो आप 20 वर्षों से लड़ रहे थे कोर्ट में। आपकी लड़ाई के मूल बिंदु तो यही थे कि गंगा जी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, गंगा तो मर रही है। आपकी शुरू से लड़ाई का जो मैं पैटर्न देख रहा हूं, कोर्ट के अंदर और बाहर भी तमाम आंदोलनों में, कोर्ट में मामला लाने से पहले आप सड़क पर ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लड़ाई तो आपकी वही की वही है, अभी भी वही है। और यहाँ से फाइल हमारी वहां चली गई है एनजीटी में जी। अब एनजीटी में हम लड़ रहे हैं मुकदमा, यहाँ से भेज दिए हैं। इसलिए भेज दिए हैं कि जितने हमारे पूर्व न्यायाधीश थे, जितना भी आदेश हुआ था, किसी की सरकार में उसका पालन नहीं हुआ, आज दिन तक नहीं हो रहा है। अब आप देखिए गंगा जी के किनारे ये था कि 250 मीटर पे कोई कुछ निर्माण नहीं कर सकता है। आज धड़ल्ले से सब लोग निर्माण कर रहे हैं, पक्की दीवार बन रही है, पक्का निर्माण हो रहा है, कुंभ चल रहा है और लोग अधिकारी देख रहे हैं और उधर नीचे आंख करके चले जा रहे हैं और पक्का निर्माण हो रहा है। गंदगी देख रहे हैं कि नाला आ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि कोई हमारे पास अधिकारी ये चला हुआ है और ये कहते कि नाला पानी में जो नाला है वो गंगा जी में नहीं जा रहा है। यही झूठी से 20 नाले जा रहे हैं गंगा जी में, संगम में जा रहे हैं। मनसईता नाला मशहूर है, आज से नहीं बहुत पुराना, लेकिन वो पानी जा रहा है। कोई माइक लाल बतावे कि हाँ पानी इसमें नहीं जा रहा है। तो ये सब क्या कहें, अब आपसे अपनी पीड़ा हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं। और देख रहे हैं कि वास्तव में गंगा जी है ही नहीं, गंगा जी में जल आ ही नहीं रहा है, यही प्रदूषण आ रहा है, यही सब कुछ आ रहा है। अरे जो जाएंगे वो सीधे संगम में जाते हैं, कहते हैं देखिए आचमन कर रहे हैं। हम कहे वहां मत जाइए, गंगा जी में आइए ना, संगम में कौन कह रहा है आचमन करने के लिए। जहाँ जिस घाट पे है इन्होंने व्यवस्था कर दी है, उस घाट पे वो हैं, बैठे हैं और ये नियम लगा दिए हैं कि जो जिस घाट पे रहेगा वो वहीं स्नान करेगा। तो आप बताइए, पापा मऊ से लेकर के और यहाँ संगम के पहले जितने लोग हैं वो गंगा में स्नान करेंगे, संगम में नहीं जाएंगे। वहाँ चाहे आचमन करें, चाहे रोज का सुबह में भोजन बनावें और चाहे उसी से पूजा करें, उसी से भगवान सूर्य को अर्चन करें, वंदन करें। लेकिन अब यह है, निश्चित है, कहीं से यह पता लगा लें कि अगर शुद्ध गंगा जल आता होगा तो उस दिन हम अपनी लड़ाई मुकदमे को उठा लेंगे। स्वामी जी महाराज, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जो चर्चा के दौरान फिर एक खड़ा हुआ, चूंकि आपको ध्यान होगा कि जब ये मुकदमा इलाहाबाद में चल रहा था, प्रयागराज में चल रहा था, तो लगभग हर सुनवाई को हम लोग रिपोर्ट करते थे और आपसे तमाम चर्चाएं भी इस संदर्भ में किया करते थे कि कैसे कैसे क्या कहाँ पे क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। लेकिन आपकी बातचीत से आप जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, सरकारें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। जो संगम की बात हुई है, तो क्या संगम में पानी इस योग्य है कि उसका आचमन किया जा सके? संगम में प्रदूषण नहीं है क्या महाराज जी? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि प्रदूषण नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो आचमन कर रहे हैं जी वही संगम में कर रहे हैं। और संगम में तो प्रदूषण कहीं भी आप देख लीजिए, अगर वही प्रदूषण तो संगम में आ रहा है
कोई गंगा जल थोड़े आ रहा है। और एक बात, संगम में और बढ़ जाता है प्रदूषण, इसलिए कि यमुना जी भी प्रदूषित है। हाँ, तो फिर इसका मतलब जो स्वामी यमुना जी का भी, इसका मतलब शंकराचार्य जी महाराज जो बात कह रहे हैं तो उसमें फिर दम है आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल दम है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, चूंकि एक ऐसे सलाहकार पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने इस लड़ाई को सड़क से उठाकर कोर्ट तक पहुंचाया है और बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़े हैं, लेकिन स्वामी जी आहत हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और ब्रेक के दरमियान जन कवि नंद किशोर सजल की एक कविता मुझे याद आ गई। वो लिख गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, वो लिख गए हैं कि आचमन के लिए शुद्ध जल है कहाँ, संकल्प कैसे पढ़ूं धार का। तो जब आचमन के लिए शुद्ध जल ही नहीं है तो संकल्प धार का कैसे पढ़ा जाए, ये सवाल है। और आज मंथन में यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। ब्रेक से पहले स्वामी हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज और सौरभ तिवारी जो एनजीटी में इस मामले को ले गए हैं, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि जो आचमन योग्य जल वहाँ पर नहीं है, ये बात का एक तरीके से समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हाँ, कुंभ शुरू होते होते उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन हरिचेतन ब्रह्मचारी जी महाराज बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि जल आचमन योग्य है तो वो जो मुकदमा उन्होंने लगा रखा है 2005 से वो लड़ रहे हैं, वो मुकदमा वापस ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कही स्वामी जी महाराज ने। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और गंगा आंदोलन को लगातार कवर करने वाले और नदियों को बचाने के लिए खुद एक एक्टिविस्ट के रूप में एक बड़ा आंदोलन करने वाले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़े हैं। ब्रजेंद्र, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम और भी हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रजेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले शुभम गिरी जी महाराज महंत हरिद्वार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुभम गिरी जी महाराज डेरा डंबर लेके इस वक्त प्रयागराज में ही पिछले 15 दिनों से जमे हुए हैं। स्वामी जी एक युवा संत हैं, युवा महामंडलेश्वर हैं, तो उस तरह लड़ाई भी लड़ा करते हैं, गंगा की, गाय की, साधुओं की, संतों की। स्वामी जी महाराज आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। गंगा को लेकर बात आई, शंकराचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा कि भाई 40-50 करोड़ जो लोग आएंगे वो लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार को, प्रशासन को गंगा के किनारे बोर्ड लगाना चाहिए, संगम में बोर्ड लगाना चाहिए कि जल आचमन योग्य नहीं है, नहीं तो ये लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। क्या कहेंगे इस पे? गुरविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने जो ये परिचर्चा रखी है इसके लिए आप स्वागत योग्य हो। ऐसी परिचर्चा किसी ने नहीं रखी, किसी चैनल की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने एक चैनल में बाइट दी थी कि इस प्रकार का गंगा जी आचमन के लायक नहीं है। अरल में एक नाला मिल रहा है और अरल के साथ साथ आपको बता दूं जहां हमारे कैंप लगे हैं वहां पर नाला है। और कुंभ मेले में अस्त व्यस्त कुंभ मेला किया है। ये प्रदर्शनी का मेला नहीं, ये साधु संतों का मेला था। साधु संतों का मेला होना चाहिए, लेकिन कुंभ में हर जगह प्रदर्शनी बना दी, कहीं ड्रम सिटी बनाई। आपने कहीं कभी कुंभ में ड्रम सिटी देखी? आपको इतने वर्ष हो गए। ब्रह्मचारी जी महाराज जुड़े हैं, उन्होंने आंदोलन किया और मजबूरन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। और हमारी गंगा जी हमारे राष्ट्र की धरोहर है। और एक कवि के माध्यम से आपके कहना चाहता हूं कि शिवालिक को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के परलोक तक आई, तपस्वी राम के चरण चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से संगम पार तक आई, बनारस में इसे शिव ने पुनः जी भर निहारा है। गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा। बहुत बढ़िया, हम माँ गंगा जी के तट पे बैठे हैं। अभी भी जो प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, प्रयागराज में कुंभ के जगह के मामले में तो व्यवस्था बढ़िया है। हरिद्वार में जगह कम है लेकिन मठ मंदिर है, लेकिन हरिद्वार में जल शुद्ध है। लेकिन हरिद्वार में कैसे जल शुद्ध होगा? ऊपर गौमुख है, टीरी डैम है, देवप्रयाग और अलकनंदा का जब संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में, तो गंगा जी ऋषिकेश जाती है, तभी गंगा जी बनती है।
और प्रयागराज में तो त्रिवेणी है। सरस्वती का तो मैं मानता हूं कि बद्रीनाथ के माणा से निकलकर और अलकनंदा में विलय हो जाती है। गुप्त रूप से सरस्वती यहाँ प्रयागराज में आ रही है। अभी खोज की थी तो मार्कंडेय नदी जो शाहबाद है जी। हरियाणा यमुनानगर के पास है, उसको सरस्वती कह रहे हैं कई लोग। लेकिन उसके बावजूद, सरस्वती नदी के बावजूद, यमुना जी का अगर मंदाकिनी जो चित्रकूट से आती है, अगर वो जल ना मिले दिल्ली से चित्रकूट वाली नदी से, तो यमुना जी का इतना विशाल रूप प्रयागराज में नहीं होगा। फिर संगम होता है तो बीचों बीच स्नान करते हैं। जो वहां पर पान गुटखा खाते हैं वही थूक रहे गंगा जमुना जी में और गंगा जी में। तो उसके लिए भी तो आंदोलन होना चाहिए, उसके लिए भी तो वो होनी चाहिए। हम तो इसके विरोध भी कर रहे हैं। इस प्रकार से सुनिए, गंगा जी का जल वास्तव में एनटीटी ने ही किया, जो अखिलेश यादव जी ने आज उठाया। मैंने कहा अखिलेश यादव जी को, मैंने स्वयं फोन करके कहा कि आप यहाँ आइए, साधु संत इस समय परेशान है, वास्तव में नल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मंत्री को फोन करे तो मंत्री का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस प्रकार से नल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई साधु बाथरूमों के लिए परेशान है, शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। शौचालय के अंदर जल तो होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। कुंभ एक राष्ट्र की, अंतरराष्ट्रीय की धरोहर है। और आप एक प्रदेश में आते हो मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश को 2 कुंभ मेला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक हरिद्वार का, एक उत्तर प्रदेश का। बिना उत्तर प्रदेश प्रशासन से हरिद्वार का कुंभ भी संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सभी से अपील करता हूं, गंगा जी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। मैंने आवाज उठाई, नमामि गंगे घाट बनाकर आप खड़ा कर दिए हरिद्वार में, उसमें प्रदर्शनी केंद्र बनाई है, शिवरेज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है। कहाँ शिवरेज बढ़ रहा है? सप्तऋषि नाला है, आपको याद होगा शालिग्राम के पास में घाट में सप्तऋषि नाला है। सपा सरकार भी यही पूर्व में, मैंने उनसे भी कहा। और गीता कुटीर का नाला है, सबसे बड़ा मुद्दा चंद्रभागा का नाला है, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सुकी नदी का नाला है। वो सारा मिलकर तो जा रहा है, तो शिवरेज तो वहीं जा रही है। हमारे भूपतमाला क्षेत्र में शिवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, तो गंगा जी जिस तरह से बाढ़ में आती है, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जहां तक उम्मीद है कि पूरे विश्व में बांस बल्लियों की जो सिटी बनती है, जैसे नोएडा सिटी है भारत में, उत्तर प्रदेश में नोएडा सिटी के बाद आपकी जो सिटी चंडीगढ़ है, उस तरह से बांस बल्लियों की सिटी प्रयागराज में बनती है। इसे आपने जिला घोषित किया। लेकिन कुंभ मेला अधिकारी का कार्यालय एक छोटा सा है। लेकिन कोई एक, जिस तरह से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने हरिद्वार में कुंभ मेला निरंतर हॉल बनाया था, इस दिशा को देखते हुए मेला निरंतर एक बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, जिसमें सारे कार्य हुए, बार बार खर्च ना करने पड़े। पुलिस के लिए एक बड़ा बना दिए। ठीक है स्वामी जी, गंगा जल को लेकर जो सियासत हो रही, गंगा जल को लेकर अखिलेश यादव भी सियासत में कूद पड़े। गंगा जल को लेकर सियासत हो रही है, इसको क्या कहेंगे आप? दुर्गेंद्र जी, अखिलेश यादव भी सच कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भी सच कह रहे हैं। नालों में हम स्नान करेंगे क्या साधु संत? बात तो साफ है। 2013 में भी गंगा जल था, लेकिन अगर वो गंगा जल की आचमन करने के लायक नहीं होता है। मैं खुद वहां गंगा जी के तट में जाता हूँ, मैं भी आचमन नहीं कर पाता हूँ। आपको क्या झूठ बोलूं। प्रयागराज जब से महीने भर से आया हूं, पहले जब आया था एक बार संगम में स्नान किया था, गंगा जी में स्नान किया था। वहां पर वास्तव में कूड़ा है, वास्तव में कचकर है। वो तो हमें करना चाहिए, प्राकृतिक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट की है, आपका चैनल भी इस रिपोर्ट को कर रहा है, तो इस तरह से बात सही है, सत्य बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। पहले तो गंगा जी का श्रेय जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान लाया। और राजीव गांधी जी जब स्वर्गवास हुए, उसमें भी घपले निकले गंगा एक्शन प्लांट में। फिर मोदी जी ने नमामि गंगे योजना चलाई, उसी को देखा देखी करके जो सोमवार थे हेमंत बिश्व शर्मा से पहले उन्होंने नमामि ब्रह्मपुत्रा चलाई। मैं तो ये कहता हूँ, गंगा जी राष्ट्र की धरोहर है, ये गंगा सागर तक जाती है। कहाँ पर शुद्ध है? कहीं शुद्ध नहीं है। जहाँ गंगा जी मिलती है वहां शुद्ध होने की। एक मिनट, मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये कहता हूँ, शंकराचार्य जी जल का मुद्दा भी उठा रहे हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उसी दौर में डंडे भी खाए इस चक्कर में, उनको लाठी भी मारी पुलिस ने, तब भी वो डटे रहे। और जो चैतन्य ब्रह्मचारी जी है, उन्होंने भी इतना संघर्ष किया है, जितने भी यहाँ बैठे सबने संघर्ष किया है। लेकिन गंगा जल शुद्ध कैसे हो, इसके बारे में विचार मंथन करना चाहिए। अगर सरकार को वास्तव में ही चिंता है गंगा जल की, तो सर्वदलीय बैठक बुला दे, लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दे। जमुना जी में हाथी कुंड में जल रोका गया है, वो बताइए। यमुनोत्री धाम में 35 करोड़ दिए घाट बनाने के, वो कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अधिकारियों की मिली भक्त है इसमें, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, सरकार इसके ऊपर ठोस कदम ले। ठीक है महाराज जी, मैं ब्रजेंद्र प्रताप को लूंगा इस चर्चा में। ब्रजेंद्र प्रताप लंबे समय से नदियों की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। एंकर महोदय, हम भी चर्चा में हैं। नहीं महाराज जी बिल्कुल अधीर मत हुई है।
आप तो धैर्यवान संत हैं, आप धैर्यवान संत हैं, आप धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आप लंबे समय से गंगा आंदोलन को लेकर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में भी गंगा आंदोलनकारी रहे हैं और नदियों को बचाने के लिए भी। अभी गंगा जल को लेकर जो सियासत एक तरीके से 2-3 दिनों से शुरू हो गई है और आज उसमें अखिलेश यादव कूद पड़े हैं, तो गंगा जल को लेकर सियासत हो रही है, ये सियासत है सिर्फ या दिक्कत है? दुर्गेन जी जी आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार ब्रह्मचारी जी को भी सुना। जी। गंगा को तो हम सियासत का विषय बनाना ही चाहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से, राजीव गांधी जी के समय से और गंगा के बेटे जो प्रधानमंत्री हैं, दुर्गेन जी, जिस वक्त गंगा और जल पानी इस देश में सियासत का विषय बन जाएगा जी, इसकी सफाई शुरू होगी। अभी जो सियासत हो रही है वो श्रेय लेने और आरोप लगाने की सियासत हो रही है। अब मुक्तेश्वरानंद जी की बीते 15 दिनों में या 1 महीने में तमाम सारी कही हुई बातों में मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन गंगा के मामले में जब वो कहते हैं कि आचमन के लायक नहीं है, तो ये बिल्कुल सच कहते हैं। उनका मकसद राजनीति है कि नहीं है, मुझे लेना देना नहीं। गंगा का जल आचमन योग्य नहीं है, ये बात अखिलेश यादव जी कहें, अब मुक्तेश्वरानंद जी कहें या सौरभ तिवारी जी कहें, महंत शुभम गिरी जी कहें या ब्रजेंद्र सिंह कहें, गंगा का जल आचमन योग्य नहीं है और ये कुंभ के दौरान भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुंभ में सिर्फ पानी बढ़ाएंगे, जैसे कि हर साल हर पीछे के कुंभ में करते रहे। हरिचैतन्य महाराज जी के अलावा कुंभ में ज्यादातर लोग आ चुके हैं, तमाम अखाड़ों के प्रवेश हो गए हैं दुर्गेन जी। जी, अखाड़े गाजे बाजे के साथ प्रवेश कर चुके हैं। गंगा का रूप, संगम का रूप इन संत महात्माओं ने भी देख लिया है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अनी निर्वाणी अखाड़े के जो लोग हैं, ये देश के अखाड़े, शंकराचार्य तो कह ही रहे हैं, वो तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के पद पर नहीं थे जी, स्वरूपानंद महाराज होते थे जी, तब भी अब मुक्तेश्वरानंद जी हम कार्यकर्ताओं के साथ आए, खड़े हुए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लड़े। राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित हुई, गंगा को ने एक गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई गई, राजेंद्र भाई और प्रोफेसर जी डी अग्रवाल हमारे उसके मेंबर हुए। जी डी अग्रवाल साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बात मानी भी जयराम रमेश के दौरान जब मंत्री थे कि गंगा का एक 65 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए। गंगा का राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया मनमोहन सिंह जी ने जी। लेकिन जो हमारी बड़ी लड़ाई थी कि गंगोत्री से आगे 165 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, वो बात अभी तक हो नहीं पाई जी। हम हाईकोर्ट में जब एक गुप्ता साहब थे, ब्रह्मचारी जी की याचिका थी, ये तो अभी एनजीटी चला गया मामला, एनजीटी में तो अब पहुंचा है। और उस वक्त ये बात थी कि गंगा को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, जो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, नितिन गडकरी के सामने और उमा भारती जी जब गंगा की मंत्री थी तब भी ये बात आई कि गंगा को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, नहीं हो पाई। एक दूसरी बात थी, पूरे देश के कार्यकर्ता और नदी के सारे वैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि रिवर और सीवर का सेपरेशन रखें। दुर्गेन जी, जब तक गंगा में या किसी नदी में शहर का मलबा डाला जाएगा और यह कहा जाएगा कि इसको हम ट्रीट करेंगे, घपले के अलावा कुछ नहीं होगा। हजारों करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट का घोटाला इस देश में चल रहा है गंगा के नाम पर। यह बात विश्वविद्यालय के नौजवानों को जाननी पड़ेगी। और इस घोटाले में मनमोहन सिंह सरकार के अफसर भी शामिल थे। राजीव गांधी ने जब शुरू किया था गंगा का पहला एक्शन, गंगा एक्शन प्लान, तब भी एक घपला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार में भी गंगा की सफाई के नाम पर सरकार ने पैसा खूब दिया, टेक्नोलॉजी खूब आई, लेकिन उसका भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो आंख मिचौनी हो रही है, ये जो लूट का तंत्र बना दिया गंगा को इन्होंने, हजारों करोड़ रुपए लूटने का, उसके नाम पर डकार जाने का जो अभियान चल रहा है सरकारों का, ये किसी भी एक सरकार की बात है। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी की सरकार से लेकर अब तक रिवर को सीवर से सेपरेट करो, सीवर को रिवर से सेपरेट करो, इसके अलावा, और इसकी शुरुआत करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
या फिर विश्वविद्यालयों का नौजवान किसान गंगा के लिए लाठी लेकर खड़ा हो जाए। बहुत पूरा बहुत कुंभ बीतेगा दुर्गेन जी, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, पूरा कुंभ बीतेगा। मैं स्वामी हरि चैतन्य महाराज और गंगा के लिए लड़ने वाले एक दो अच्छे संतों से माफी मांगते हुए कह रहा हूं कि ये साधु जब गंगा में बैठते हैं, गंगा के किनारे, तो ये अपनी सुविधाओं के लिए जमीन के झगड़े जितना करते हैं, अगर उतना गंगा के लिए कर लिया होता तो इनको भी मोक्ष जीते जी मिला होता। बहुत बहुत बड़ी बात कही है। अब महंत अनंत जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या, आप भी मौजूद हैं प्रयागराज में। महंत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और ब्रजेंद्र प्रयागराज में ही रहते हैं, और मेरी जानकारी में बहुत लंबे समय से ब्रजेंद्र नदी संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, एक एक्टिविस्ट की तरह, और जर्नलिस्ट के रूप में भी बहुत लंबे समय तक गंगा को रिपोर्ट किया है ब्रजेंद्र ने। उन्होंने कहा कि भाई जितना जमीन झगड़े बवाल के लिए साधु संत लड़ जाते हैं, अगर गंगा की सफाई के लिए एक साथ दंड उठाकर तमाम दंडी स्वामी, तमाम महामंडलेश्वर अगर खड़े हो जाएं, किसमें ताकत है, गंगा जी को साफ नहीं करेगा। और जो आचमन की बात है, क्या प्रयागराज में गंगा जल आचमन योग्य है? क्या उसे पिया जा सकता है? 40 करोड़ लोग क्या उसे पी सकते हैं? क्या अनम्यूट करिए महाराज। हाँ जी, क्षमा करें। जो है गंगा में जो नाले जा रहे हैं, जैसे प्रयाग शहर में ही बहुत सारे नाले ऐसे हैं, इनको नालों को बंद करना चाहिए। क्यों इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी व्यवस्था है, इतना बजट है, इतने 1000 करोड़ का बजट आ गया है कुंभ के नाम पर, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, किस में लगाया जा रहा है, कहाँ लोग खपा दे रहे हैं? एक बात, पहली चीज तो नाला ही बंद कर दीजिए आप, सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी। गंगा सफाई में और भी जो टेक्नोलॉजी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप इस्तेमाल करते रहिए। और आपकी डिबेट के बात करते करते मुझे शब्द विचार में आया, और मैं कह देता हूं, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अधिकारी इतने महान हैं कि गंगा सफाई कर पाए ना कर पाए पता नहीं, लेकिन ये लोग गंगा साफ जरूर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि गंगा को इधर उधर घुमा करके चलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो बजट आए, देखिए आजकल के समाज में बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे जो भी हो, हर जगह में कपट है, कहीं भी स्पष्टीकरण सत्यता नहीं है। तो हम तो सबसे चाहेंगे जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमको सुने, जाने या माने, तो जीवन में वास्तविक और सत्य जीवन का कार्य करें। और जो अधिकारी हैं, जो सरकार का बजट एडजस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये लोग भी डाइजेशन को, एडजस्टेशन को थोड़ा हिसाब से। महाराज जी, मैंने इस मंच से कहा, कम से कम हम और ब्रजेंद्र इस बात की अपनी गारंटी लेते हैं, शुभम गिरी जी अपनी भी गारंटी ले लेंगे, कि हम लोगों ने गंगा जी के साथ कोई छल कपट नहीं किया है। बतौर जर्नलिस्ट बहुत लंबा समय हो गया गंगा आंदोलन में, एक जर्नलिस्ट के रूप में गंगा जी के लिए खबरें लिखते हुए, बोलते हुए, और मैं आज के न्यूज के मंच से गंगा जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिन जिन अधिकारियों ने, जिन जिन नेताओं ने गंगा जी की सफाई के हिस्से का पैसा खाया होगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको उसका पाप लगेगा, उसका पाप उन्हें भोगना पड़ेगा। मैं इस मंच से कह रहा हूं, गंगा जी को हाजिर नाजिर मान के और ईश्वर को नाजिर मान के। दुर्गेन जी, बहुत सुंदर बात जी। महाराज जी जरा ब्रजेंद्र कुछ कहना चाहते हैं, फिर आप बोलिए। एक ध्यानाकर्षण मैं आपका करना चाहता था जी, कि पिछले कुंभ में जी स्वामी परिपूर्णानंद जी थे। जी, स्वामी परिपूर्णानंद जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। गंगा के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे थे जी। बाद में गंगा के तट से वो लापता हो गए, हाई कोर्ट तक मुकदमा चला, 12 साल बीत गए, अभी तक ये नहीं पता चल पाया स्वामी जी स्वामी परिपूर्णानंद हैं कहां। और इतनी बड़ी साधुओं की संख्या है। ये अयोध्या वाले संत जी को मैं कह रहा हूं, कपटपूर्ण नैतिक शिक्षा ये जीवन में ढालना बहुत अभी मुश्किल होती है। बहुत सारे लोगों का मैं गवाह हूं। प्रोफेसर GD अग्रवाल जब संन्यास लेकर आए और उनके भी 117 दिन भूख प्यास पानी छोड़कर गंगा के लिए हरिद्वार में बैठे थे और उनके प्राण चले गए। ये स्थितियां बनती हैं। और अखाड़े, ये जितने अखाड़े हैं 13, उनके महामंडलेश्वर, उनके आचार्य महामंडलेश्वर और इनके लोग एक बार अगर गंगा के लिए बात उठा लेंगे तो इसी कुंभ में 2025 के गंगा
तुरंत तो नहीं, लेकिन अगले 2-4 सालों में आचमन लायक हो सकती है। लेकिन अखाड़ा परिषद के आचार्य महामंडलेश्वर, मैं आपके के टीवी चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि जो आचार्य अखाड़ा हैं, अखाड़ा परिषद बनी हुई है इनकी, रविंद्र गिरी जी हैं और बाकी सब लोग हैं, अखाड़ा परिषद आह्वान क्यों नहीं करती कि चलिए गंगा का आचमन मुख्यमंत्री भी पिए और हम भी पिए, ठीक बात है, और ठीक महाकुंभ बात का है, जो जिलाधिकारी है वो भी पिए। ठीक बात तीनों है, आदमी आइए आचमन करते हैं। ठीक बात है। अनंत जी महाराज, ये ऐलान करिए, ये संकल्प लीजिए, ये संकल्प लीजिए कि 13 जनवरी से पहले एक बार आप सब आइए। अनंत जी महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई सारे लोग उस जल को आप पिए। जाइए आज शाम को, आप सब लोग जाइए आज अवधेशानंद जी के यहाँ। अवधेशानंद जी से ताकतवर शिविर उत्तर प्रदेश में किसी का कुंभ में नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर ने जूना अखाड़े के। आप सब लोग मिलकर जाइए, संकल्प लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना परसों, कल परसों कुंभ में। आह्वान करिए कि यार योगी आदित्यनाथ जी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य वो क्या नाम है उनका, जो अवधेशानंद जी और शुभम गिरी जी, सारे लोग उपस्थित हो चुके हैं। और हरि चैतन्य जी को भी बुला लीजिए, मैं भी हूँ, और मुख्यमंत्री को बुलाइए कि आइए आचमन करिए। मैं आपसे मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी धक्का मार देगी, ये अधिकारी नहीं मिल रहे तो मुख्यमंत्री क्या मिलेंगे? आप लोग अवधेशानंद जी से कहिए, सारी सरकार तो वही है, सारी सरकार है, भव्य महल बन गए। अनंत गिरी जी महाराज, ठीक है ब्रजेंद्र, अनंत गिरी जी महाराज को ले लेते हैं, ठीक है। जूना अखाड़े से, अनी अखाड़े से 13 अखाड़े हैं आपके पास, 13 अखाड़े हैं। ठीक है, ठीक है ब्रजेंद्र। क्या करेंगे अकेले? अनंत गिरी जी महाराज, सुझाव तो बहुत अच्छा है ब्रजेंद्र का। अनंत गिरी जी महाराज, स्वामी अनंत गिरी जी महाराज, महाराज जी हैं, सुन रहे हैं हमें? महंत हनुमानगढ़ी जी जी हाँ जी, मैं अनंत गिरी नहीं अनंत दास हूँ, इसीलिए थोड़ा हो रहा था, क्योंकि जो है। बोलिए बोलिए महाराज जी, क्षमा बोलिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। एक ये भी तरीका है अपनी बात कहलवाने का कि जो संत ताकतवर है, जैसे अवधेशानंद जी है, सरकार के टच में रहते हैं, मोदी जी के बहुत स्पेशल पर्सनों में से आते हैं ये अच्छे। जब मोदी जी को कुछ बुलवाना होता है तो इन्हीं का उपयोग करते हैं। जैसे विगत हरिद्वार महाकुंभ में समय से पहले कुंभ पूरा करवा दिए, तो ये लोग उनके खास वक्ताओं में से हैं। तो अवधेशानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, बड़ी धनाढ़ भी है, संपन्नता भी है, देश विदेश में उनके शिष्य हैं और योगी जी के बहुत करीबी हैं। तो अवधेशानंद जी को चाहिए कि कहे योगी जी उनके करीबी हैं, ऐसा कहिए। जी जी बिल्कुल करीबी है। महाराज जी आप तारीफ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अवधेशानंद जी की तारीफ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप? ये अपने भाषा समझिए, देखिए जाकिरी भावना जैसी, मैं तो स्पष्ट सत्य बोल रहा हूँ। करीबी है मीन्स की तारीफ भी हो सकती, तारीफ ही है तो हम तो संत हैं तो किसी की निंदा तो कर नहीं सकते हैं। निंदा तो महाराज जी आप लोग जाते क्यों नहीं? अवधेशानंद जी से सारे संत महंत मिले कि भाई ये जो शुद्ध जल आचमन के लिए दीजिए, व्यवस्था कराइए। जी 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 कारण कि हमारे प्रदेश के मुखिया ही संत हैं। अवधेशानंद जी तो कोई सांसद मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो तो मात्र संत है और संपन्न साधु हैं, साधन संपन्न है। लेकिन इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संत हैं और ऐसे मठ से आते हैं, क्रांतिकारी मठ योगी आदित्यनाथ जी का, गोरखनाथ पीठ, काफी आंदोलन मिलने का मुलाकात, स्वामी जी मुलाकात का बंदोबस्त करा सकते हैं मुख्यमंत्री से। वो मुलाकात का बंदोबस्त करा सकते हैं अवधेशानंद जी चाहेंगे तो तुरंत। बंदोबस्त की क्या जरूरत, हम लोग स्वयं जाके मिल लेंगे। अरे टाइम ले लेंगे। महान कृपा, गंगा पर महान कृपा होगी। वो आ रहे हैं परसों। ब्रजेंद्र हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी जी, ब्रजेंद्र हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि गंगा के लिए कम से कम जाइए आप लोग। मुख्यमंत्री जी को कहिए, प्रधानमंत्री जी को कहिए, सारे साधु संत जी हम कहेंगे। अगर हमारी मुलाकात तो मैं यही बात रखूंगा कि महाराज जी गंगा जल आचमन योग्य हो जाए, ऐसा कुछ करिए। बजट है या बजट नहीं, एक साधु के नाते, एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि भारत और गंगा का बहुत बड़ा संबंध है। गंगा के बिना भारत की कल्पना करना मुश्किल है, संभव नहीं है। हम उस देश के जिस देश में गंगा बहती है, अगर गंगा नहीं बहेगी तो हम इस देश के वासी रहेंगे कहाँ? ठीक बात है, ठीक बात है। शुभम गिरी जी महाराज एक 10 सेकंड की टिप्पणी। शुभम गिरी जी महाराज, जो सिंह साहब है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, 10 बार मैंने मुख्यमंत्री से टाइम ले लिया मिलने का। दुर्गेंद्र जी आप भी प्रयास करते हो, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही समय नहीं दिया। दूसरी बात है, गंगा जी के लिए मैं लड़ाई लड़ता ही रहता हूँ। अवधेशानंद जी को भी कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी मैंने ही कहा है, प्रताप मैं नहीं करते, संत समाज कह रहा है, मेरी भाषा नहीं है। मैं कल एक सुन रहा था कि हम नाले में स्नान करेंगे,
यही बात हो रही थी, हम गंगा जल में स्नान करेंगे। अब जहां तक बात है, अवधेशानंद जी मेरे पड़ोस में लगे हैं, दुर्गेंद्र जी जब कुंभ में आएंगे तो मैं इनको भी ले जाऊंगा साथ में, और अवधेशानंद जी को स्वयं कहूंगा। मैंने अपने सांसद महोदय को कहा, सतपाल ब्रह्मचारी जी को, गंगा जी के बारे में आवाज उठाइए। मैंने कहा दुर्गेंद्र जी उनको, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। हम लगातार कुंभ के दौरान ये चर्चा करते रहेंगे, गंगा जल साफ हो, स्वच्छ हो, और साधु संत हो, हम लोग सब भी एक आचमन योग्य हो, ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होगा। ब्रजेंद्र प्रताप, एक 10 सेकंड की अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम में। दुर्गेन जी, इस सरकार ने तमाम सारे विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक के विश्व रिकॉर्ड इसी कुंभ की धरती पर बनाए हैं, अभी भी बना रहे हैं। मेरा आपसे और संत समाज से एक आग्रह है कि सरकार से कहें कि आइए 13 तारीख को कुंभ से पहले, एक दिन पहले, लाखों लोग एक साथ गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनावे, सब लोग आचमन करें, जिसमें मुख्यमंत्री, गजेंद्र सिंह गंगा के संस्कृति मंत्री, जो भी सरकार है वो और संत एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाने 13 जनवरी को ही। या 12 जनवरी को विवेकानंद का जन्मदिन है, उसी दिन एक विश्व रिकॉर्ड बना ले आचमन के लायक, तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि जब ये 2-4-10 लोग सरकार के आचमन कर रहे हैं तो लाखों करोड़ लोग भी उस गंगा में आचमन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र, अब समय इजाजत नहीं देता। शुभमगिरी जी महाराज बहुत धन्यवाद, हरिचेतन जी महाराज बहुत धन्यवाद, और महंत अनंत दास जी महाराज आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सवाल गंगा का है तो जाहिर सी बात है एक श्रद्धा, सम्मान मन में आता है। गंगा हमारी माँ है, बचपन से ही सुनते आए हैं, डुबकियाँ लगाते हैं कि पुण्य मिलेगा, तर जाएंगे। लेकिन अगर जल आचमन लायक नहीं है तो इसे ठीक किया जाना चाहिए, और अगर कोई सिर्फ सियासत कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। नमस्कार।